आइए आज हम लोग कुछ डाउट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों ने कुछ सवाल हमें व्हाट्सएप किया था जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से संबंधित है। हम चाहते हैं कि उन डाउट सवालों को हम लोग पहले सॉल्व कर लें और उसी के बहाने कुछ नई जानकारियां भी अगर आ जाए तो और अच्छी बात है। पहला सवाल हमारे पास जो आया है वो एक ग्राफ से संबंधित है। यह ग्राफ वेग और समय का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में पूछ रहा है कि 10 सेकेंड के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि एक्चुअली में यहाँ पर वेग जो है उछाल जैसा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात जब हम वेग में नहीं करते हैं तो वह चाल ही रहता है। वेग और चाल में मामूली सा अंतर है, उस अंतर को हम ऑलरेडी जानते हैं, पूरा उस पर हमने डिस्कशन किया है। तो एक सवाल ग्राफ से संबंधित है, इस सवाल को हम सबसे पहले हिट करेंगे। ग्राफ एक खींचा हुआ है आपके प्रॉब्लम में। ग्राफ इधर दिया हुआ है वेलोसिटी यानी वेग, और वेग जो दिया हुआ है वो मीटर पर सेकंड के यूनिट पे है। मीटर पर सेकंड के यूनिट में वेग दिया हुआ है। ग्राफ इस तरह से जाकर के इस तरह से हो गया है। ये ग्राफ हमारे पास है। 0 से समय प्रारंभ है, इस पर वेग है, इस पर टाइम है, और टाइम जो कंजुगेटली तोड़ा गया है वो 1-1 सेकंड पर तोड़ा गया है। 0 से 1 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे करते हुए 10 सेकंड तक का ग्राफ खींचा हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताए। देखो हम बता रहे हैं आपको, जब वेग समय ग्राफ दिया और वेग समय ग्राफ आपके पास है तो इसका अगर स्लोप निकालोगे तो त्वरण देगा, अब एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। स्लोप निकालेंगे त्वरण देगा, एरिया निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट देगा। कुछ बातें हैं जो ग्राफ से संबंधित है, उसको हम नोट करके आपको लिखवा देते हैं। नोटबुक में भी इसे आप उतार लेना। देखिए, अगर ग्राफ है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ आपके पास है, वेग समय ग्राफ आपके पास है, तो इसकी दो चीजें होगी। स्लोप जो निकालेंगे आप, स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा जो निकालेंगे वह tan थीटा आपको एक्सेलरेशन देता है, त्वरण का मान देता है। अब अगर इसका एरिया निकालते हैं आप तो यह डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे देता है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों को लगभग एक जैसा मान लो। अभी विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं कब? जब कण बिना डायरेक्शन बदले एक ही दिशा में एक ही तरफ चलता रहे, तो ऐसे कंडीशन में जो विस्थापन होगा वही दूरी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है उसमें ये बात नहीं चर्चा हुई है कि किस दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है। केवल ग्राफ का एक सांचा आपके पास है, अब इसके माध्यम से आपको निकालना है। तो जब वेग समय ग्राफ आपको नजर आए तो इसका जो स्लोप होगा वो त्वरण का मान देगा, अब इसका जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मान दे देगा या डिस्टेंस का मान दे देगा। तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे कैसे? तो देखो, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है और ट्रायंगल में यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है आपको टॉप पर, यहाँ तक ग्राफ में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका भी मान आपके पास है। 1 2 3 4 करते हुए भी 10 तक गया है। इस तरह से 1 2 3 4 करते हुए 10 तक यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर चाल बता रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका जो एरिया होगा, ये एरिया होगा, ये एरिया कैसे निकलेगा? तो ये वाला बेस हो गया आधार, आधार की लंबाई हो गई 0 से 10 तक यानी 10, तो और ये हाइट हो गया कितना? ये हाइट हो गया 10। ये हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना बता रहा है? 10। आधार कितना बता रहा है? 10। तो त्रिभुज के एरिया जो होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार के रूप में कितना लेंगे? 10। ऊंचाई के रूप में भी कितना लेंगे? 10। तो 10 से 5 बार में कटेगा यानी 50, यानी 50 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। यही इसका आंसर होगा।
तो वो छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण देता है, एरिया जो होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। वेग हो या वेग को हम नॉर्मली चाल भी बोल देते हैं तो अभी चलेगा, चूंकि चाल और वेग लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। और वह अंतर मैंने पूरी तरह से बताया था कि एक समान चाल से चलते हुए कण का भी वेग बदलता है। इसका कारण ये होता है कि वेग जो होता है डायरेक्शन वाला राशि है और चाल जो है बिना डायरेक्शन वाला राशि है। तो डायरेक्शन बदलने से वेग बदल जाता है, चाल नहीं बदल सकता है। तो बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि चाल और वेग में क्या अंतर है उसे दोबारा बताना चाहिए। पूरी तरह से मैंने एक एक बातों को पूरी ओपनली आपको समझाया है। तो यहाँ पर पहला सवाल ग्राफ से संबंधित था। इस सवाल का आंसर हमारे पास आया है 50 मीटर। दूसरा सवाल है मेरे पास, दूसरा सवाल एक स्टूडेंट का पहुंचा है व्हाट्सएप के माध्यम से, उस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि 5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर नभ्यांतर के दो उत्तल लेंस खगोलीय दूरदर्शी को बनाने के लिए लगाए गए हैं। यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों अनंत पर बनते हैं तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो, एक खगोलीय दूरदर्शी होता है। एक्चुअली हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़े नहीं, इसलिए थोड़ी सी इसमें आपको परेशानी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं खगोलीय दूरदर्शी होता है, इसमें 2 उत्तल लेंस होता है। अब इसमें 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। एक प्रतिबिंब बनाने का तरीका होता है कि अनंत की वस्तु है, अनंत पर प्रतिबिंब बना, इसको हम कहते हैं अनंत के लिए समायोजन। अब अनंत के समायोजन में 2 बातें होती है। एक होती है मैग्निफिकेशन, इसमें 2 चीजें हम लोग सीखेंगे। एक होता है अनंत के समायोजन के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी को हम लोग इंग्लिश भाषा में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसमें जब अनंत के लिए समायोजन होता है, अनंत के लिए समायोजन, तो अनंत के लिए समायोजन होता है, इसका मतलब है कि अनंत पर वस्तु है और अनंत पर ही प्रतिबिंब है। तो वस्तु भी कहाँ रहता है, तो वस्तु भी, ऑब्जेक्ट भी रहेगा अनंत पर और प्रतिबिंब भी होगा अनंत पर। प्रतिबिंब भी बनता है अनंत पर, दोनों चीजें अनंत पर होती है। अब ऐसे कंडीशन में जो लेंथ होता है टेलीस्कोप का, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दोनों लेंसों के फोकस दूरी का सम हो जाता है, FO इंटू FE। FO कहते हैं वह लेंस जो वस्तु की ओर है, उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और FE बोलते हैं नेत्रिका लेंस को, जो आंख की तरफ होता है। 2 लेंस होते हैं दूरदर्शी में, 2 लेंस होते हैं, एक वस्तु की ओर होता है, एक आंख की तरफ होता है। आंख की तरफ जो वस्तु लेंस होती है उस लेंस को हम लोग नेत्रिका बोलते हैं, और जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे हम अभिदृश्यक कहते हैं। अभिदृश्यक को ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस FO और नेत्रिका लेंस FE। तो ऐसे कंडीशन में लेंथ जो हो जाता है दूरदर्शी का, वो दोनों लेंसों के फोकस दूरी का जोड़ होता है। अब इसका मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, मैग्निफिकेशन आवर्धन जो होता है, वह होता है आपको -FO और बटा में FE। ये 2 सूत्र आप लोग याद रखेंगे। लेकिन यह कब इस्तेमाल करना है, जब अनंत के लिए समायोजन हो तब। एक होता है समायोजन स्पष्ट दर्शन के लिए समायोजन। 2 तरीके के प्रतिबिंब बनते। एक प्रतिबिंब बनाने का तरीका होता है कि अनंत पर वस्तु है, अनंत पर ही प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा तरीका है कि अनंत पर वस्तु है लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी। जब वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्पष्ट दर्शन के लिए समायोजन बोलेंगे। लेकिन हमारे पास जो सवाल पहुंचा है वो अनंत के समायोजन के लिए है। वस्तु भी अनंत पर है और प्रतिबिंब भी अनंत पर बना है। तो इसके लिए लेंथ निकालने की बात हो तो दोनों फोकस दूरी को केवल हम जोड़ देंगे। नभ्यांतर का मतलब फोकस दूरी भी होता है।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक सवाल है, इसमें 2 लेंस है, एक है 5 सेंटीमीटर का और एक है 20 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर यानी दूरदर्शी की जो लंबाई है वो मात्र 25 सेंटीमीटर है। दिस इज योर आंसर। बस दोनों फोकस दूरी को आप जोड़ देना। जब अनंत पर वस्तु हो, अनंत पर प्रतिबिंब बने दूरदर्शी के द्वारा, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी को आप जोड़ देंगे तो दूरदर्शी की लंबाई मिल जाएगी और भाग दे देंगे तो वह आवर्धन क्षमता मिल जाएगा। ये बातें आप याद रखना। ऐसे हम स्पेशली कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और डीजे से संबंधित आंखों में जो दोष होते हैं उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल की जानकारी आपको हम दें और उसके लिए स्पेशल एक वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। इसलिए अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करेंगे। तो इसका सिंपल सवाल था। फिर एक और क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार जिस यंत्र से मापा जाता है उसके यंत्र का नाम कमानीदार खुला है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी की आवाज की आवृत्ति 150 हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन के रूप में क्या है, एक व्यक्ति की आवाज की आवृत्ति 150 हर्ट्ज है। देखो आवाज जो है एक तरंग है और तरंग की जो चाल होती है वो आप बहुत ही सिंपल तरंग की चाल का हम सूत्र बता रहे हैं। तरंग की चाल का सूत्र होता है तरंग दैर्घ्य की लंबाई अवगुणे आवृत्ति। स्पीड ऑफ वेव, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू वेव लेंथ अगुने फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ गुने फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ वेव को हम लोग v से दिखा रहे हैं, वेवलेंथ को लेमडा से दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को n से दिखाया जाता है नॉर्मली। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर n इंटू लेमडा। आगे पीछे गुना करने पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर 2 व्यक्ति हवा में बोल रहा है यानी अलग अलग माध्यम में नहीं है, बच्चा भी बोल रहा है तो हवा में बोलेगा, व्यक्ति भी बोलेगा तो हवा में बोलेगा। अगर मीडियम चेंज नहीं करेगा तो स्पीड दोनों का सेम रहेगा। चाहे व्यक्ति कोई बड़ा आदमी बोलता है उसकी ध्वनि की आवाज की चाल, या एक छोटा बच्चा बोलता है उसकी भी ध्वनि की आवाज की चाल, दोनों की चाल सेम होगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग किसका होगा, तो मोटे आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है और पतले आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो मोटा आवाज यानी व्यक्ति का आवाज, तो व्यक्ति का आवाज जो होगा वो ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी होगा और जो बच्चा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जिसकी आवाज पतली होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और जिसकी आवाज मोटी होती है उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये बात है आपके साउंड से संबंधित। तो इसमें हमारे पास बच्चा के साउंड का स्पीड और व्यक्ति के साउंड का स्पीड, दोनों के स्पीड सेम होंगे। तो अगर हम मैन के लिए लिखें, व्यक्ति के लिए लिखें, तो व्यक्ति के लिए अगर हम मानते हैं कि v है और व्यक्ति के लिए आवृत्ति कितना दिया है, तो व्यक्ति की आवाज की फ्रीक्वेंसी दिया 150 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी n का मान रख दिया 150 और तरंग की लंबाई दिया है 2 मीटर। 2 मीटर ये हो गया मैन के लिए। तो मैन के लिए चाल कितना निकला, तो लगभग 300। अच्छा, अब यही चाल किसके लिए होगी, तो बच्चा के लिए। तो बच्चा के लिए दिया हुआ है चाल तो वही रहेगा, भी चाल नहीं बदलता है। ध्वनि की चाल तब बदलती है जब मीडियम बदलता है। तो व्यक्ति भी बोल रहा है हवा में और बच्चा भी बोल रहा है हवा में, यानी दोनों का माध्यम एक है हवा। तो जो ध्वनि की चाल व्यक्ति के लिए होगा वही ध्वनि की चाल बच्चे के लिए होगा। तो यही चाल बच्चे में भी पाया जाएगा, बच्चे के साउंड में भी पाया जाएगा। तो इसके लिए हम दोबारा सूत्र अप्लाई करेंगे। एन अबरी जो फ्रीक्वेंसी वो निकालनी है, एन हमको पता नहीं है लेकिन वेव लेंथ हमको पता है 4 मीटर। तो इसके बाद हमारे पास भी का मान यहाँ रख देंगे 300 और 300 बराबर कितना, एन गुने 4।
तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 300/4। 150 हर्ट्ज 2 मीटर, तरंग की लंबाई 300। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, काट छाट करेंगे 75 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। 75 हर्ट्ज इसकी आंसर होगी। तो यहाँ पर दो चीजें दिया हुआ था, एक व्यक्ति का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 150, एक आदमी की आवाज की आवृत्ति 150 हर्ट्ज है, तो आवाज की आवृत्ति 150 हर्ट्ज। अब उसका वेवलेंथ 2 था तो 2 रख दिया, तो यहाँ से ध्वनि की चाल मिल गई 300। अच्छा, ध्वनि की चाल नहीं बदलेगी, जो ध्वनि की आवाज हो स्पीड होगी व्यक्ति के लिए वही स्पीड होगा बच्चा के लिए, यानी यही चाल बच्चे के साउंड में भी होगा। अब चाल बराबर पुनः सूत्र लिखेंगे, ये जो सूत्र लिखेंगे वो बच्चा के लिए लिखेंगे। बच्चा के लिए क्या लिखेंगे, तो v बराबर n लैम्डा। n का मान इसमें हमें पता नहीं है कि बच्चा की आवाज की फ्रीक्वेंसी क्या है, हम छोड़ दिए। और वेवलेंथ 4 दिया हुआ था तो 4 रख दिया। स्पीड जो 300 था यहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर निकल कर आ गया 75 हर्ट्ज, यानी बच्चे की आवाज की आवृत्ति 75 हर्ट्ज है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। इसमें आपको 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट थे, बाकी नॉन इंपॉर्टेंट है। बाकी सवालों से एकदम कोई ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास आया है कि किसी गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर 300 मिली। देखो, एक फार्मूला होता है PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, n और r ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट nr कांस्टेंट, तो हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर एक बदलने वाले हो गए। अच्छा, ये सामने सामने है इसलिए समानुपाती, तो v समानुपाती t, v समानुपाती t, इसका मतलब v1 बटा में v2 बराबर t1 बटा में t2। कोई भी चीजें समानुपाती के रूप में चले तो इसके लिए 1/2 फॉर्म चलेगा। अच्छा, पहली बार कह रहा है कि जब वॉल्यूम कितना है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं रखेंगे। PV बराबर nRT फॉर्मूला में टेम्परेचर हमें केल्विन में चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, तो पहला टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे। 27 प्लस 273 जोड़ करके हो जाएगा 300 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर दिया है, अच्छा T1 पर वॉल्यूम कितना दिया है V1, तो V1 जो दिया हुआ है वो 300 मिलीलीटर है, तो 300 ml लिख दिया। फिर पूछा कि T2, तो T2 बराबर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, तो 127 को हम लोग केल्विन में बदलेंगे, तो 127 प्लस 273 जोड़ने के बाद हो जाएगा 3 7 3 10 अब 1 7 2 9 1 10 2 अब 1 3 अब 1 4 400 केल्विन। कितना हो जाएगा 400 केल्विन। तो दूसरा टेम्परेचर भी पता है लेकिन दूसरा स्पीड पता नहीं, V2 इक्वल टू वाट, दूसरा आयतन हमको पता नहीं। देखो प्रश्न को मैं बढ़िया से पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस आयतन पर 30 मिलीलीटर है। किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 300 मिलीलीटर है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना है, T1 पर V1 कितना है, तो 27 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है तो वॉल्यूम है 300। फिर पूछ रहा है कि जब टेम्परेचर 127 कर दिया जाएगा, टेम्परेचर 127 किया जाएगा यानी 400 केल्विन कर दिया जाएगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2, लेकिन ये रिलेशन कब है, जब P हमारा कांस्टेंट हो, यानी दाब हमारा कांस्टेंट हो। तो प्रश्न में इस बात को जिक्र किया है कि दाब नियत है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, अभीष्ट मानों को सूत्र में रख के और सॉल्व कर देना है।
तो सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। V1 हमारे पास कितना है, तो V1 है 300, रख दिया, V1 का मान रख दिया 300। V2 कितना है, तो V2 हमें पता नहीं, निकालना है। T1 कितना है, तो V1 के लिए T1 है 300 केल्विन, 300 रख दिया। और T2 कितना है, तो T2 है 400 केल्विन, 400 रख दिया। तो सीधा सीधा हिसाब है, 300 से 300 कट गया, तो V2 आपका हो गया 400 मिलीलीटर, यानी आपका आंसर हो गया 400 मिलीलीटर। खेल खत्म। बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये भी आया था, इसको हम लोगों ने देखा। और भी क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने भेजा है, उसको भी देखते हैं। एक मिश्रण से संबंधित एक बच्चा ने सवाल किया था कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। एलिगेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एलिगेशन मेथड पर हमने काम किया है, ऑलरेडी क्लास में हम इस पर बहुत अच्छे से चर्चा किए थे। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 7:3। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, 2 गो मिल्क है, 2 गो हमारे पास मिश्रण है। एक मिश्रण में अनुपात दिया हुआ है 7:3 ये दिया है, दूसरा में दिया है 8:5, 8:5, ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि जो नया मिश्रण बने उसमें यह अनुपात जो हो जाए वो 42:23 हो जाए। ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस अनुपात में मिलाए ताकि अनुपात 42:23 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक क्या है, तो क्या करो कि पहला लेटर पकड़ लो, पहला नंबर ले लो। पहला नंबर लो 7 और दोनों नंबर को जोड़ के भाग दे दो, कितना 10। अब चाहे तो दूसरा भी ले सकते, लेकिन पहला हम बोल रहे हैं। दूसरा हम बोलो 8 बटा कितना, तो 8×5 13, तो 8/13। पहला नंबर लेके ऊपर रखना है, दोनों नंबर को जोड़ के नीचे डिवाइड कर देना है। 8/8×5 कितना, तो 8×5 13, नीचे 13 डिवाइड कर दिए। यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42 और बटा ये दोनों को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। इतना हमारे पास आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सारे चीजें ए वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ए वाला इम्पोर्टेंट हो गया, ए वाला इम्पोर्टेंट हो गया, ए वाला इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसको चाहे तो हम थोड़ा सा अलग लिख देते हैं आपके लिए। ऐसे एग्जाम में अलग मत लिखना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में बेटर आए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 7/10, इसको लिख रहे हैं 8/13, इसको लिख रहे हैं 42/65। अब ये तीनों का देख रहे हैं खतरनाक रेशियो जैसा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपलाइज करेंगे। नीचे वाले का 10, 13 और 65 का एलसीएम लेंगे तो नो डाउट 650 आएगा। 650 नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है तो आएगा 650। 650 से सब टर्म में गुना कर दो, इसमें गुना करेंगे 650 से, लो दूसरा मार्कर से लिख देता हूँ। इसमें 650 से गुना करेंगे, इसमें 650 से गुना करेंगे, इसमें 650 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 0 से 0 कट गया। यहाँ पर 13×5 65, 50 बार में कट गया। यहाँ पर 10 बार में कट गया। अब हम करेंगे क्या, तो गुना करेंगे 7 में 65 से, तो 60 में 65 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये सब गुना हुआ है, याद रखना। यहाँ पर लिख देते हैं आपको गड़बड़ ना हो इसलिए। 650 से गुना इसमें भी गुना 650 से, इसमें भी गुना 650 से। तो सीधा सीधा हिसाब है, 0 से 0 कटा, 13×5 65, 50 बार में कटा। अभी 65 10 से 10 बार में कटा। अभी 65 में 7 से गुना करो तो 7×5 35 की 5, 7×5 35 की 5, हाथ में 3, 7×6 42, 42 और 3 46, 42 और 3 45, 455 गुना कर दीजिए। 65 में 7 से गुना करेंगे तो 65 में 7 से गुना करने पर 7×5 35 की 5, 7×6 42, 42 और 3 45, 455, यानी इसका वैल्यू आया 455। इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 408 में 50 से गुना करोगे नो डाउट 400। यहाँ पर गुना करेंगे तो 420। अब देखिए हमें करना क्या है,
क्रॉस घटाना, इसमें से इसको घटा दो, तो 420 में से 400 घटाएंगे, एकदम ऐसे घटाना है, इसमें से ऐसे घटा देना, ज्यादा में से कम घटाना है, पहले लिखेंगे, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, तो 420 में से 400 घटा तो 20 यहाँ लिख देंगे, 455 में से 420 घटा तो बचा कितना, तो ये बचा 35, यहाँ रख देंगे। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 20 और 7 बचे 35, 5 से भाग लग सकता है, तो 5 के 20 और 7 बचे 35, ये जो आपका आंसर आया वही आया 4:7, यही आपका आंसर हो गया 4:7। तो इस तरह के प्रॉब्लम बनाने का ये टेक्निक है। टेक्निक पर ध्यान दें, क्या करना है, ऐसे आपको दिया हुआ है तो पहला लेटर ऊपर रख लेना है, बाकी जोड़ के नीचे, पहला नंबर ऊपर बाकी जोड़ के नीचे, पहला ऊपर बाकी जोड़ के नीचे, फिर नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद गुना करना है, गुना करने के बाद जो सबसे नंबर सिंपल वाला आएगा कम में से ज्यादा घटाना है, ऐसे घटाना है तिरछा, ऐसे घटाएंगे यहाँ लिखेंगे, ऐसे घटाएंगे यहाँ लिखेंगे, अभी दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया था जिसको हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। पानी और कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक हम लिख देते हैं म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर, म्यू से अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक है म्यू जी, म्यू जी मैंने कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2। अब इसको कह रहा है कि पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताएं, यानी पानी का अपवर्तनांक बताएं और कांच के तुलना में, तो इस तरह से लिखते हैं पानी का अपवर्तनांक कांच के तुलना में, इसका फार्मूला हो जाता है म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी। बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है। म्यू डब्ल्यू का मान 4/3, मुख्य बटा को थोड़ा लंबा खींचते हैं, और म्यू जी का मान 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, किनारे किनारे गुना करके ऊपर छोड़ देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और बीचे बीचे गुना करके नीचे रख देंगे, 3 3 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8/9। दिस इज आंसर। और देखते हैं सवाल जो आए हैं, सारे सवालों को हम कोशिश करते हैं कि बना दें। नंबर सिस्टम से कुछ सवाल आए हुए हैं, नंबर सिस्टम से कुछ सवाल है, कुछ बच्ची ने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा है कि यदि वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, आपके पास फॉर्मूला होता है x इंटू एक्स प्लस 1 अब इंटू 2x प्लस 1 और बटा 6 हो तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 19 स्क्वायर बराबर कितना होगा, बराबर कितना। ये प्यारा सा सवाल है। इस सवाल को हम लोग नंबर सिस्टम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इस संख्या को ध्यान से आप देखिए, आपको सारा बात पता चल जाएगा। ये जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ है। अब ये जो दिया हुआ है वो सूत्र दिया हुआ, कुछ नहीं। ये n स्क्वायर होता तो हम क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 बट इंटू 2n प्लस 1/6। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ का सूत्र है। और नीचे जो दिया हुआ है वो पूछ रहा है कि ये ध्यान से आप नंबर देखोगे तो ओड नंबर यानी विषम संख्या मिलेगा। 1 3 5 7 9 19 यह विषम संख्या। विषम संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है,
विषम संख्याओं के वर्गों के जोड़ का फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। देखो फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करते कैसे आता है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। इसी तरह से करते हुए जो चलता है फॉर्मूला 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह जो सूत्र है 2n माइनस 1, यही सूत्र जो होता है वो विषम संख्या को डिनोट करता है। देखो किसी संख्या में, ध्यान से देखना, किसी संख्या में 2 से गुना करो, यानी n में 2 से गुना करो तो बन जाएगा सम। अब 1 घटा दो तो बन जाएगा विषम। अब इसका कर दोगे स्क्वायर तो हो जाएगा विषम संख्याओं का स्क्वायर। फिर से ऑब्जर्व कर लो, एक संख्या, कोई भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करने पर सम होता है, और सम को में से 1 घटा देते हैं या अथवा 1 जोड़ देते हैं तो विषम हो जाता है। तो विषम करने का उपाय यही है कि संख्याओं को सम करके स्क्वायर सम में से 1 घटा दो। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, तो यहां पर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये जो फॉर्म है वो विषम संख्याओं के स्क्वायर का फॉर्म है। ये हमारा एनवा टर्म, और एनवा टर्म की जगह पर बता रहा है 19 का स्क्वायर। देखना 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारे अनुसार चल रहा है। टी वाला जो टर्म है वो इसके अनुसार चलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर यानी 2n माइनस 1 बराबर 19। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल एंड आउट, तो 2n बराबर कितना, तो 2n बराबर 20 यानी n बराबर 10। n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। n का मान 10 आ गया तो अब हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। याद रखना विषम संख्याओं के वर्गों का जो जोड़ होता है ना, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का जो जोड़ होता है वो फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 3। फॉर्मूला क्या होता है, 2n माइनस n इंटू, यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, n प्रथम विषम संख्याओं के वर्ग का जोड़, संख्याओं के वर्ग का जोड़, वर्ग का जोड़। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, n इंटू 2n माइनस 1 अब इंटू 2n प्लस 1 अब बटा कितना 3। अब इस पर हम लोग काम कर लेंगे बेहद आसानी से। तो n का मान हमारे पास 10 आ चुका है, केवल n का मान रख देना है। तो n का मान हम यहाँ रखेंगे 10, 2 गुने 10 माइनस 1, 2 गुने 10 प्लस 1 और बटा कितना 3। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 10 ये कितना हो गया, 20 में से गया 19, 10 गुने 19 और गुने 21 और बटा कितना 3। तो इसको हम गुना करेंगे तो 17 21, 70 में 19 से 17 21 19 70। तो इसके बाद आपको गुना करने के बाद इसको आपके पास आंसर जो होगा गुना करने के बाद वो आ जाएगा 1330 आंसर। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, ये जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ है। तो वर्गों का जोड़ जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ n होता है, x दे दिया है n होता तो क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 ये लिखते। लेकिन हमें जो पूछा है वो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ नहीं, प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ पूछा है। तो विषम संख्याओं का वर्ग कैसे चलता है, तो मेरे अनुसार चलता 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए कहां तक का स्क्वायर, तो 2n माइनस 1 का एंड तक के लिए यानी 2n माइनस 1 तक का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है शब्द ये सब आपस में मैच किया, तो यहाँ से 2n माइनस 1 का स्क्वायर 19 के स्क्वायर के बराबर कर दिए।
2n-1 का स्क्वायर कितना के बराबर कर दिया, 19 के स्क्वायर में यहाँ से n का मान निकाला 10 निकला। n प्रथम विषम संख्याओं के वर्ग का जो जोड़ होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू 2n-1 अब इंटू 2n+1/3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले पर हमने इस प्रॉब्लम को क्या किया है, सॉल्व किया है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है इकाई अंक पहचानने वाला क्वेश्चन है। इकाई अंक कैसे पहचानेंगे, इकाई अंक पर क्या होगा। बहुत प्यारा सा भी क्वेश्चन है। देखो बहुत ऐसे तो दिखने में खतरनाक लगता है लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं। 2153 अब इसके पावर 167। अब कह रहे हैं कि इसके इकाई अंक बताइए। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं होता, इकाई अंक बताना है तो इकाई अंक रख लेंगे 3। अब यहाँ पर पावर अगर 4 से बड़ा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 167 में 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो इस पर पावर 4 चढ़ाएंगे, पूरा पूरा ना कटेगा तो शेष जितना बचेगा वही रखेंगे। तो 167 में हम 4 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। 167 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 कट गया, 7 उतरा, 1 कम 1 4 5 3 यानी रिमाइंडर बच गया 3, पूरा नहीं कटा। जब रिमाइंडर बच जाता है ना, जितना रिमाइंडर बचता है उतने उठा के यहाँ रख देते हैं। तो 3 के पावर 3 कितना हो गया 27। अच्छा 27 आप देख रहे थे, इसके इकाई अंक पे कितना है 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7। याद रखें जब भी कोई ऐसा नंबर मिलता हो तो ऐसा नंबर मिलता हो जिसके ऊपर पावर 4 से ज्यादा है तो 4 से डिवाइड करेंगे। पहला यूनिट प्लेस केवल उठाएंगे, यूनिट नंबर उठाएंगे और इसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा कट गया तो पावर 4 चढ़ा देंगे। पावर 4 तब करेंगे जब पूरा कटेगा, अब पूरा नहीं कटेगा तो जो शेष बचेगा उसी पावर को चढ़ा देंगे। अब पावर चढ़ा करके सॉल्व करेंगे, जो यूनिट प्लेस पाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। हेलो, हाँ अच्छा ठीक। इसके अलावा भी कुछ आप एक और उदाहरण मतलब आपके लिए न्यूमेरिकल में इसी टाइप का है, नंबर सिस्टम से है, उसको भी हम बता देते हैं। देखो दो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। याद रखना प्रथम n सम संख्याओं का योग, जैसे आपको 2 4 5 2 4 6 8 इस तरह का नंबर होते हैं, फॉर्मूला चलेगा n इंटू n+1। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का जो योग होगा वो हो जाएगा n²। कितना हो जाएगा n²। अब देखो इसमें भी एक सवाल पूछा हुआ है, अब इससे भी संबंधित सवाल को हम लोग बना लेते हैं। इससे एक सवाल पूछा है किसी स्टूडेंट ने, सवाल किधर है, इसमें होना चाहिए। कह रहे प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20 को है ना, तो यहाँ पर n का मान रख देंगे केवल 20 और 20 + 1
और कितना हो गया 20 गुने 21, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 यानी 420। दिस इज ए आंसर। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला n स्क्वायर। तो हम सम पूछ रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, n का मान 20 बोला है तो 20 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बाकी सवाल तो एकदम मतलब बेजान है। कह रहा है किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या में इकाई तथा दहाई अंक बदल जाते। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने की जरूरत नहीं, टिप्स है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कह रहा है कि कोई 2 संख्याओं के अंकों का योग, किसी 2 अंकों की संख्याओं का योग 10 है। योग कितना है 10 है। 4 गो ऑप्शन है आपके पास। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। 4 गो ऑप्शन है आपके पास, ए 64, बी 46, सी 48 और डी 56। अब प्रॉब्लम यहीं पर पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। पहला लाइन में हम पहले ही लाइन को चेक करेंगे कि 2 अंक को जोड़ के देखेंगे कि 10 कौन में आ रहा है, तो 6 4 10, 6 4 10, यानी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ये तो जोड़ करके 10 नहीं हो रहे, ये भी जोड़ के 10 नहीं हो रहे। 6 4 और 8 12 हो जा रहा है, ये ऑप्शन ऐसू गया। 5 और 6 11 हो जा रहा है, ये भी ऑप्शन गया। यानी 50-50 मेरे चांस है कि इस पर और इस पर। अभी दोनों में से कह रहा है यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो अंक बदल जाता है, इकाई स्थान दाहिने पर चला जाता है, दाहिने इकाई पर चला जाता है। तो 18 घटा के देखते हैं, तो इसमें 64 में 18 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 14 में से 8 गया 6 और ये 5 गया, 5 में से 1 गया कितना 4, 46। देख लो 64 का उल्टा हो गया कि ना, 4 चला गया 6 पर, 6 चला गया 4 पर, 46। यानी दिस इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं। इसमें 46 में 18 घटा नहीं आएगा। 16 में से 8 गया कितना 8, 3 में से 1 गया कितना 2, नंबर नहीं चेंज किया, यानी पहला ऑप्शन राइट होगा। इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग इक्वेशन क्रिएट नहीं करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन स्पष्ट फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। तो योग पहले चेक कर लो कि 10 किस में आ रहा है, तो 10 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये दोनों तो आ नहीं रहा है, तो ये दोनों तो ऐसू गए। अब ये दोनों में कह रहा है कि इसकी खासियत क्या है, तो 18 घटाने पर अंक उलट जाते हैं। इसमें 18 घटाएं तो 64 46 बन गया, इसमें 18 घटाएं तो 64 में से 18 घटाएं तो सीधा ये 46 बन गया, यानी अंक उलट गया। 4 6 पर, 6 4 पर हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसका आंसर इस तरह के प्रॉब्लम आए तो आपको इसी लॉजिक से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। बहुत ही बेजान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चंस व्हाट्सअप करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, फिर भी आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा। उस नंबर पर आप यथा जो भी प्रॉब्लम आपको उससे नहीं बनती है, आप प्रैक्टिस मोड में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से संबंधित है और सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि पैरामेडिकल से लेकर के पॉलिटेक्निक से लेकर के नीट तक के सवालों को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और अपना सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने हद से मुझे जितना आपके लिए सहायता करनी चाहिए वो हम करेंगे। आप पूरे निष्ठापूर्वक अपना काम करें।